हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से आज हमारा होगा 6 नंबर सेट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइसन अनुपात, या आयतन आयनत प्रत्यास्थता गुणांक, या दृढ़ता गुणांक, या फिर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पाइसन अनुपात। ठीक है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पाइसन अनुपात। जब किसी लंबी छड़ को खींचा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है किंतु व्यास घट जाती है। ठीक है, व्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक व्यास के अनुपात को पार्श्व विकृति कहते हैं। ठीक है, व्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति कहते हैं। लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है, इन दोनों विकृतियों के अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा का आयाम समान होता है? कार्य, बल और समय, ऊर्जा, वेग और आवेग, कार्य, बल और आवेग, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण। ठीक है, तो किसका भौतिक मात्रा का आयाम समान होता है? तो किसका हो जाएगा हमारा? कार्य, ऊर्जा और बल, आघूर्ण का। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और बल, आघूर्ण का आयाम क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और बल, आघूर्ण का आयाम समान होता है। आघूर्ण बल का संवेग। ठीक है, बल आघूर्ण बल का संवेग है, जो क्या होता है? टॉ इक्वल टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ। इसकी इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, इसका इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर। कार्य और ऊर्जा की इकाई न्यूटन मीटर या जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का क्या हो गया? न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो कार्य बराबर बल आघूर्ण बराबर ऊर्जा, तो इसका क्या हो जाएगा? एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2। ठीक है, यानी कि कार्य हो गया, बल आघूर्ण हो गया और ऊर्जा हो गया, तीनों का आयाम क्या होगा? सामान्य होगा। तो कितना होगा? एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 एच की ऊंचाई पर उठाया जा गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। 4 mgh, 8 mgh, 0.4 mgh या फिर 1/4 mgh। तो m द्रव्यमान के वस्तु को भू स्तर से 4 h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो m कितना, मास कितना है? m है। ठीक है, g तो g ही रहेगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4h हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 4 mgh। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 80 केजी के वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड से ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। ठीक है, 80 केजी की वस्तु है। ठीक है, 40 मीटर ऊंचाई उठाना है और लगभग कितने सेकंड? 50 सेकंड में ऊपर उठाने में आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा? 3200 जूल पर सेकंड, 640 जूल पर सेकंड, 800 जूल पर सेकंड या 600 जूल पर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? m बराबर क्या होता है? 80 केजी। ठीक है, मास कितना है? 80 केजी है। हाइट कितना है? 40 मीटर और टी कितना है आपका? 50 सेकंड। तो p बराबर क्या होता है? W/t। ठीक है, p बराबर क्या होता है? W/t और w क्या होता है? mgh। ठीक है, तो mgh का यानी कि m का वैल्यू हो गया 80 और g का वैल्यू हो गया, सॉरी mgh, h का वैल्यू हो गया 40 और g का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 10 बटे बाय टाइम कितना है? 50 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 640 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 640 जूल पर सेकेंड। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा के दिशा यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ती है, रुक जाती है, कम हो जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ती? यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु को गति कर रहा है और उसको उसके विपरीत दिशा में उस पर बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
ठीक है, उसके गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धकेलने को बल कहा जाता है। एक बल वस्तु के आकार और आकृति को बदल सकता है। एक ही दिशा में एक वस्तु पर लागू बल एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दोनों बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर कार्यरत शुद्ध बल दोनों शक्तियों के बीच अंतर है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की गति में कमी होती है। यदि किस वस्तु पर लागू बल इसके गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई पहुंचेगी। ठीक है, तो कितना, 1960 मीटर पर सेकंड, 196 मीटर, या फिर 980 मीटर, या 490 मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या दिया गया है, u कितना है, गोली को इतना वेग से सीधे ऊपर की फेंका जाता है तो u कितना हो जाएगा, 196 मीटर पर सेकंड, जो कि प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, और अंतिम वेग v कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर फेंका जाता है तो v क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे फेंके तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और h हमको पता करना है। तो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक है, तो वी कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, और यू कितना हो गया, 196 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1960 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 1960 मीटर। ठीक है, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, श्यानता बल के कारण, या फिर अपकेंद्र बल के कारण। ठीक है, तो हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है, घर्षण बल के कारण। ठीक है, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है, घर्षण बल के कारण। ठीक है, हम घर्षण बल के कारण बिना फिसले धरती पर चलने में सक्षम हैं। घर्षण बल एक इंटरलॉकिंग बल के रूप में कार्य करता है और गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो बदले में एक चलने वाले व्यक्ति को एक मजबूत पकड़ और ठीक से चलने में मदद करता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार या वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है, सरल बल, गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्रीय अभिमुख बल या अभिकेंद्रीय बल, या फिर कोणीय बल। ठीक है, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार या वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल कहलाता है वो कौन सा कहलाता है आपका, केंद्राभिमुख या अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है, घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को केंद्राभिमुख या अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान वाली किसी भी दो वस्तुओं को आकर्षित करने वाली बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। घुमाव या वक्र के अक्ष की ओर निर्देशित वक्र गति में किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को कोणीय बल कहा जाता है। ठीक है, घुमाव या वक्र की अक्ष की ओर निर्देशित वक्र गति से किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को कोणीय बल कहा जाता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस वस्तु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है, या फिर चालकत्व कम होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस विद्युत से बनी होती है जिसका क्या होगा, गलनांक कम होता है। ठीक है, जिसका क्या होगा, गलनांक कम होगा, उसी से क्या बना होता है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है। ठीक है, फ्यूज तार इस प्रकार का होना चाहिए कि वह केवल उतनी ही विद्युत धारा को अपने में से होकर गुजरने दे जितनी घरेलू उपकरणों के परिचालन हेतु आवश्यक है। आवश्यक स्तर से अधिक धारा के प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाती है, अतः फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए प्रयुक्त मुख्य तत्व कौन सा है। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रमुख तत्व कौन सा है, तांबा, कार्बन, या सल्फर, या सिलिकॉन। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त मुख्य तत्व कौन सा है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन ही क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए मुख्य तत्व है।
ठीक है। सिलिकॉन कैसा तत्व है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जो सौर ऊर्जा को कैप्चर कर सकता है और उसे विद्युत में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। सिलिकॉन कैसा पदार्थ है, एक अर्धचालक पदार्थ है जो सौर ऊर्जा को कैप्चर कर सकता है और इसे विद्युत में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका चिन्ह SI और परमाणु संख्या 14 होता है, ठीक है। यह क्या है, एक रासायनिक तत्व जिसका चिन्ह क्या होता है, SI और परमाणु संख्या कितना होता है, 14। फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं का उपयोग सूरज से प्रकाश के फोटोन का उपयोग करके सिलिकॉन कोशिकाओं में उत्तेजक इलेक्ट्रॉन द्वारा सूरज की किरणों को बिजली में बदलने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि से बने होते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टाइक कोशिका का उपयोग सूरज से प्रकाश के प्रोटॉन का उपयोग करके सिलिकॉन कोशिकाओं में उत्तेजक इलेक्ट्रॉन द्वारा सूरज की किरणों को बिजली में बदलने के लिए किया जाता है, जो मुख्यतः अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि से बनी होती है। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर या फिर 50 एम्पियर या 5 एम्पियर या 100 एम्पियर। क्या बोल रहा है, 210 वोल्ट है। आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ, P बराबर कितना दिया हमारा 1100 वाट और V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट। तो I बराबर क्या, P बराबर क्या होता है VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बाय V, यानी कि I बराबर क्या हो गया P बाय V। P का वैल्यू कितना है 1100 और बटे कितना हो जाएगा 220, यानी कि घटाएंगे तो 5 एम्पियर, ठीक है। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आइजैक न्यूटन, कार्लो रूबिया, जेम्स मैक्सवेल या फिर शेल्डन ग्लासो, ठीक है। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइजैक न्यूटन, कार्लो रूबिया, जेम्स मैक्सवेल या सोल्ड लासो। कौन, किसके द्वारा, जेम्स मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है। जेम्स मैक्सवेल के द्वारा क्या किया गया था, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा प्रदर्शित किया था कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड के एक विख्यात गणितज्ञ एवं भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका। इन्होंने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, वाई किरणें, रेडियो तरंगें आदि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रम से तीनों प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा 8 ओम, 10 ओम, 4 ओम या फिर 2 ओम। तो क्या हो जाएगा, हमारा समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना होता है, समतुल्य प्रतिरोध, और किस में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट सबको जोड़ देते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 3 जोड़ 2 जोड़ 5, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। उपर्युक्त कंपनी में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, मिश्रण से 0 डिग्री मिश्रण में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या दिया है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ठीक है। तो कौन सा सही है, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है और परंतु आर सही है। तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल नमक और में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा परंतु आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नमक बर्फ के हिमांक को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो नमक और बर्फ के मिश्रण
में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, अपद्रव्यों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। ठीक है, अपद्रव्यों को इम्प्योरिटीज को मिलाने पर द्रव का क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में से यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर 224 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस प्रकार कथन ए सही है जबकि आर गलत है। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, अकॉस्टिक्स या थर्मोडायनेमिक्स या रिलेटिविटी। ठीक है, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में ऊष्मागतिकी कहा जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऊष्मागतिकी कहा जाता है। ऊष्मा प्लस गतिकी यानी ऊष्मा की गति संबंधी। ठीक है, ऊष्मा प्लस गतिकी क्या हो जाएगा? ऊष्मा की गति संबंधी। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ऊर्जा का कार्य और ऊष्मा के रूपांतरण तथा इसका तापमान और दाब जैसे स्थूल चरों से संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या? ऊर्जा का कार्य और ऊष्मा में रूपांतरण तथा इसका तापमान और दाब जैसे स्थूल चरों से संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी में ताप, दाब तथा आयतन का संबंध भी समझा जाता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी में ताप, दाब तथा आयतन का संबंध भी समझा जाता है। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है और नीचे का पानी छोड़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 4 डिग्री सेल्सियस पे या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलों के पानी जम जाती है, नीचे का पानी छोड़कर 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ से में बदल जाती है जबकि नीचे की परतें 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब झीलें और तापमान में पानी की ऊपरी सतह को बर्फ में बदल जाती है जबकि नीचे की परतें 4 डिग्री सेल्सियस वाली पानी के रूप में रहती है। जब एक वस्तु पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो 3600 न्यूटन, 3600 केजी या 10 न्यूटन या फिर 1000 न्यूटन। तो एक वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है? 6000 न्यूटन है। तो अगर चांद पर निकालना है तो क्या करेंगे? इसको 1/6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन। ठीक है, हम जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का केवल 1/6 है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का केवल कितना है? 1/6 है। ठीक है, इसलिए चांद की सतह पर वस्तु का भार बराबर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार गुना 1/6। ठीक है, तो उसके बाद इसको क्या करेंगे? 1/6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन। 2 केजी द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन को ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 केजी द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए यदि इसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है और स्टील की विशिष्ट ऊष्माधारिता 500 जूल केजी इनवर्स किलो इनवर्स केल्विन इनवर्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 200 या फिर 1250 या 220 या फिर 125। तो क्या क्या दिया हुआ है? मास हमारा कितना दिया हुआ है? 2.5 केजी और कितना थीटा कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस और एच हमको चाहिए। ठीक है, धारिता ज्ञात करना है तो एच हमको चाहिए। ठीक है, तो एस बराबर एस तो विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? एस बराबर कितना है? 500। ठीक है, अब उसके बाद एच बराबर क्या होता है? एम एस। ठीक है, एच बराबर क्या होता है? एम एस। एम यानी कि मास हो गया और एस क्या हो गया? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो एम गुने एस हो जाएगा तो 2.5 इंटू 500 करेंगे तो 1250 हो जाएगा यानी कि बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सरल मशीन नहीं है?
स्प्रिंग, उत्तोलक, पंचर या पेंच। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सरल मशीन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्प्रिंग। ठीक है, कौन सा नहीं है? स्प्रिंग। स्प्रिंग एक सरल मशीन नहीं है। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक हो गया, पंचर हो गया, पेंच हो गया, एक सरल मशीन है। ठीक है, स्प्रिंग क्या है? एक सरल मशीन नहीं है। निम्न में कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? एक पहिया ठेला, बोतल ओपनर, मछली पकड़ने की छड़, तराजू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तराजू। प्रथम में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक एक का उदाहरण है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तराजू। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है कि आलंब जो होता है भार और प्रयास के बीच में होता है। ठीक है, आलंब कहाँ होता है? भार और प्रयास के बीच में होता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से ज्यादा, उससे कम या इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से ज्यादा होगा या कम होगा या उसके बराबर होगा। प्रथम में क्या होता है? एक से ज्यादा या एक से कम या बराबर होता है। एक कैंची हो गया, सीसा हो गया, सब्बल हो गया, तराजू हो गया, चांपाकल हो गया, कटिंग प्लायर हो गया इत्यादि, ये सब प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, कैंची हो गया, सीसा हो गया, सब्बल हो गया, तराजू हो गया, चापाकल हो गया, कटिंग प्लायर हो गया इत्यादि, ये सब क्या है? आपके प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण।